उनको गृह गंगा धारा कार्यालय से मिलनी शुरू होगी, तो वे और कुटुंब को जोड़ते जाएंगे। ऐसे इस कार्य के विस्तार की योजना बनी है। पितामही विद्यापीठ संकल्पना एवं स्वरूप, ऐसा यह ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ है। इस ग्रंथ का समूह में वाचन करना, जो 10 कुटुंब जुड़ेंगे उनका काम रहेगा। धीरे धीरे अपनी कार्य योजना व्यास पूर्णिमा से बनेगी। जिनको पितामही विद्यापीठ में रुचि है, सक्रिय रूप से कार्य करना चाहते हैं, वे सभी आपकी उपलब्धि बता सकते हैं। जो भी इससे सक्रिय होना चाहते हैं, वे इस पत्रक को जल्दी भरकर भेज दे, ताकि गृह गंगा धारा मिलना शुरू हो जाएगा। पितामही विद्यापीठ की इतनी प्रस्तावना के बाद सत्र का विषय शुरू हुआ था। विषय था नई पीढ़ी का निर्माण। सभी प्रकार की परंपरा आगे लेकर जाने वाली नई पीढ़ी होती है। कुटुंब में नई पीढ़ी का जन्म होता है तो पीढ़ी शुरू होती है। इसको हमें कैसे देखना है, तो अच्छी संतति को जन्म होना। इसको और गहराई में समझना है तो दैशिक शास्त्र नाम का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये देशभक्ति धर्मभक्ति का सिलसिला है। देश अच्छी तरह से चलेगा, ऐसी व्यवस्था बनाने वाली नई पीढ़ी बननी चाहिए, तो देश अच्छी तरह से चलेगा। देश या राष्ट्र समर्थ बनना अभ्युदय और निश्रेयस बनना चाहिए। अभ्युदय का अर्थ है सर्व प्रकार की भौतिक समृद्धि। लेकिन यह तो एक पक्ष हुआ। मनुष्य जीवन केवल भौतिक समृद्धि से नहीं चलता, सुसंस्कृत होना चाहिए, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसको कहते हैं निश्रेयस, मतलब परम कल्याण। इसका हमारे है मोक्ष। ये सारी शिक्षा 2 जगह पर मिलती थी। एक है विद्यालय में प्राप्त होने वाला अर्थात ज्ञान, और 2 विद्यालय में ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण थी, अधिक प्रभावकारक, जन्म से प्राप्त होने वाला सामर्थ्य और संस्कार। यह पूर्व जन्म के होते हैं, परंपरागत होते हैं। आज समस्या हम देखेंगे तो युवक और युवतियों में फर्टिलिटी काउंट डेंजरसली गिर रहा है। इस पर हमारे विशेषज्ञ 3 कारण बताते हैं। एक मनोवैज्ञानिक कारण है, जो आज के लड़के लड़कों जैसे और लड़के लड़कियों जैसे बनने में जो की ओर है। तो कुछ भी खाना, कैसे भी खाना, कहीं पर भी खाना। और तीसरा शस्त्र है इंटरनेट, मोबाइल, टीवी। ये 3 कारणों से हमारे युवक युवतियां ग्रसित और निर्वीर्य बन रही है। घर में 10 वर्षों के दरमियान चरित्र निर्माण और चरित्र गठन के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, तो हमारे चाणक्य ने बताया 10 वर्ष ताड़ियत। इसमें शिक्षा होती है, जो अवस्था के अनुसार भी शिक्षा होती है। ये हमने गत सत्र में सुना है। तो शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोर और फिर तरुण। तो 16 वर्ष हमारे यहाँ कुछ स्मरणीय ऐसी घटनाएं, चरित्र उदाहरण थे, जो 16 वर्ष के पुत्र क्या पराक्रम कर सकते हैं, उसके द्योतक है। जैसे पिता की मौत का उदाहरण सुना था, राम और लक्ष्मण का उदाहरण सुना था, मार्कंडेय, कृष्ण और कंस का कृष्ण ने जो कंस का वध किया था, इसके बारे में भी हमने सत्र में सुना था। इसके लिए माता पिता को तत्पर बनना चाहिए। इसके आगे पैसा कमाने वाला करियर महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए साथ में जीना चाहिए। तो ये 16 से 25 वर्ष की आयु में उनको स्वतंत्र बनाना सिखाओ, जीवन में अच्छे निर्णय करने के लिए सिखाओ, अर्थार्जन के लिए सिखाओ। व्यवस्था काम की पूर्व तैयारी की अच्छी शिक्षा। इसके बाद लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। इन सारी अवस्थाओं में संतानों का संगोपन, संस्कार और विकास कैसे होगा, इसका दायित्व निभाने वाले माता पिता, दादा दादी तैयार करना, ये पितामही विद्यापीठ के संपूर्ण कार्य का एक आयाम होगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ में कुटुंब शिक्षा का विषय 2007 से शुरू हुआ है। पितामही विद्यापीठ यह हुआ है, यह व्यवस्थित हुआ है। आप सभी की सहायता से हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने का मानस है। साथ मिलकर पितामही विद्यापीठ के उत्तम पद्धति से प्रस्थापित पितामही विद्यापीठ को उत्तम पद्धति से प्रस्थापित करेंगे, ऐसा सभी श्रोताओं से ताई ने गत सत्र में निवेदन किया था। अभी 2 आयामों को विस्तार से समझना बाकी है। एक है वंश परंपरा के माध्यम से धर्म और संस्कृति की रक्षा। 2 कुटुंब के सभी व्यक्तियों का जीवन विकास। इन दोनों में से एक विषय पर विस्तार से समझने के लिए ताई से निवेदन करता हूँ कि आज की प्रस्तुति शुरू करें। पितामही विद्यापीठ के
आज के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। हमने पहले ही देखा था कि कुटुंब में 3 कार्य प्रमुख रूप से होते हैं। उसमें से एक नई पीढ़ी का निर्माण, ये हमने गत सत्र में देखा था। आज है वंश परंपरा के माध्यम से धर्म और संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाना। अब इसके लिए माने परंपरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी चर्चा हमने पहले की है, परंतु फिर भी थोड़ा संक्षेप में ये परंपरा क्या होती है इसको हमने देखना चाहिए। आज के संदर्भ में क्या हुआ है कि परंपरा शब्द का अर्थ जरा ऐसा कम आका जाता है। आधुनिक और पारंपरिक ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध में बोला जाता है। आधुनिक ये अच्छा है, पारंपरिक माने ठीक है, वो ऐसा माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। परंपरा ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी संकल्पना है। भारत परंपराओं का देश है, ऐसे ही भारत की व्यवहार जीवन की स्थिति है। अब ये परंपरा क्या है? तो पूर्व की पीढ़ी अपने बाद में आने वाली पीढ़ी को अपने पास जो भी है वो सब देती है। नई पीढ़ी जो है वो उसको लेती है और फिर अपने बाद में आने वाली पीढ़ी को देती है। इससे परंपरा बनती है, पूर्व पीढ़ी से लेना, आने वाली पीढ़ी को देना। ये इसका बहुत ही सीधा साधा स्वरूप है। इस परंपरा से कितनी बातों की रक्षा होती है। उदाहरण के लिए आज हम वेद पाठशालाओं में वेद मंत्रों का पठन होता है, वो देखते हैं। अब वेद पाठ जो है वो तो उच्चारण से होता है, पढ़ने से नहीं होता, उच्चारण से होता है। उच्चारण में उच्चार शुद्धि वर्णों की और स्वर शुद्धि, ये दोनों बातें अत्यंत आवश्यक हैं। अब ये दोनों बातें श्रवण से ही होती है, पढ़ने से नहीं होती। श्रवण किसका करना है? जिसको अच्छा शुद्ध उच्चार और शुद्ध स्वर में पाठ करना आता है, उसी से सुनना होता है। वो यदि पूर्व पीढ़ी जिसको ये सब आता है वो नहीं रहेगी या नई पीढ़ी उससे ग्रहण नहीं करेगी तो परंपरा खंडित हो जाएगी। आगे कैसे करेंगे? आप कल्पना करिए कि वेद पाठशालाएं नहीं होती तो हमको वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे होता है, कैसे पता चलता? तो परंपरा आवश्यक है। इसको कहते हैं श्रुति परंपरा। श्रवण और कथन, श्रवण और कथन, जो इसको आता है उसने कथन किया हुआ, गाया हुआ, उच्चारित किया हुआ सुनना, और फिर सुनते सुनते हम भी गाने लगते हैं तो आगे की पीढ़ी सुनती है। ऐसे गान और श्रवण, गान और श्रवण, इस परंपरा से वेद मंत्रों की रक्षा हुई है। यदि कथन परंपरा नहीं होती तो वेद मंत्रों का आज हम पढ़ तो सकते लेकिन गा नहीं सकते, ऐसा है। संगीत का अनेक रागों का गायन नहीं होगा तो श्रवण कैसे होगा? श्रवण करने वाला स्वयं गायन नहीं करेगा तो आगे कौन सुनेगा और सीखेगा? तो गान परंपरा, कथन परंपरा से ही गायन, संगीत कला अस्तित्व में रहती है, समृद्ध होती है। ऐसे समझो बहुत सादी बात कही तो भोजन बनाना है, वो भोजन बनाने वाले ने अपने बाद के पीढ़ी को सिखाया नहीं या नई पीढ़ी ने सीखा नहीं तो वो भोजन बनाने की परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? भोजन बनाने की कला, कौशल, विद्या, शास्त्र आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सभी कारीगरी के लिए यही संभव है, यही सत्य है। किसी को घर बनाना आता है, उसने नई पीढ़ी को ये नहीं सिखाया
या नई पीढ़ी ने नहीं सीखा तो विद्या लुप्त हो जाएगी। ऐसी हजारों विद्याएं आज परंपरा खंडित हो गई, इसलिए नष्ट हो गई है, लुप्त हो गई है, हम जानते ही नहीं हैं। जैसे ऋग्वेद की 1000 शाखाएं थी, आज 10 भी नहीं है। क्या हुआ? 990 शाखाएं लुप्त हो गई, क्योंकि उसकी परंपरा खंडित हो गई। 50 वर्ष पूर्व अंतिम पीढ़ी थी जिसको झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहने वाले लोग लोहा इस्पात बनाने की भट्टियां स्वयं बनाते थे। उसके आधार उसका उपयोग करके इस्पात बनाते थे। वह इस्पात विश्व में नंबर 1 था। अब ये किसी ने आगे सीखा नहीं तो पीढ़ी समाप्त हो गई और वो विद्या भी लुप्त हो गई। और नए नए जो कारखाने हैं टाटा गोदरेज के, वो बनाते हैं इस्पात, लेकिन हमारी जो भारतीय पद्धति थी वो तो लुप्त हो गई। परंपरा नहीं रहती तो फिर विद्याएं, कलाएं, कौशल, शास्त्र, ज्ञान, ये सब नष्ट होता है। इसलिए परंपरा को सुरक्षित रखना ही चाहिए, ऐसा हमारे दृष्टा ऋषि मुनियों ने कहा और उसका महत्व समझाया। ये परंपरा कैसे टिकती है? वाहक कौन है? 2 केंद्र हैं इसके। एक वंश परंपरा, पिता पुत्र परंपरा है, और दूसरी गुरुकुल परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा है। ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, और शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार आचार व्यवहार, नियमावली, व्यवस्था, ये सब गुरुकुल परंपरा से सुरक्षित रहता है। परंतु व्यवहार जीवन की सारी कृतियां, जीवन मूल्य, जीवन दृष्टि, ये सब वंश परंपरा माने पिता पुत्र परंपरा से सुरक्षित रहता है। इसलिए गुरुकुल में समावर्तन उपदेश के समय आचार्य छात्रों को कहते हैं, प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसीहि। तुम पढ़कर जा रहे हो गृहस्थी में, प्रजातंतु माने वंश परंपरा को खंडित नहीं करना, माने पुत्रों को, संतानों को जन्म देना, तभी वंश परंपरा बनी रहती है, नहीं तो नहीं बनती। अब हम आज देखेंगे कि वंश परंपरा का सातत्य जो है वह कैसे कैसे खंडित हो रहा है। एक तो अब ये हो रहा है कि जैसे अभी समीर भाई ने बताया था, युवक और युवतियां बच्चों को जन्म देने की क्षमता ही नहीं रखते हैं, तो इससे दुर्बल संतानें ही पैदा होती है शारीरिक मानसिक दृष्टि से। तो एक तो ये व्यवधान आ रहा है कि आगे परंपरा टिकती नहीं है। दूसरा, अच्छी नहीं बनती, क्योंकि शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल संतानें यदि जन्मती हैं तो वो बहुत अधिक पराक्रम पुरुषार्थ नहीं कर सकती। जो शारीरिक दृष्टि से दुर्बल है वह कितना भी व्यायाम करे, कितना भी पौष्टिक आहार ले और कितना भी वैद्य उसको उसकी सुरक्षा करे, औषधि दे, तो भी शारीरिक दृष्टि से सक्षम, आरोग्यवान नहीं बन सकती, क्योंकि जन्म ही ऐसा, जन्म से ही वह शारीरिक दृष्टि से दुर्बल है। मानसिक दृष्टि से दुर्बल है, इसके क्या लक्षण हैं? तो वह बहुत जल्दी भयभीत होते हैं, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन माने हताशा, निराशा, आत्मविश्वासहीनता, ये सब मानसिक दुर्बलता के लक्षण हैं। टकटिके रहना, आकर्षणों के वश में नहीं होना, ऐसा मनोबल इनका कम है, क्योंकि दुर्बल मनोवृत्ति है। तो कुछ भी हो मैं ये करके ही रहूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय उनका नहीं बनता है।
किसी ने मना कर दिया किसी काम का, किसी बात का, मुझे कुछ चाहिए, और किसी ने मना कर दिया तो सहन नहीं होना। हम सुनते हैं ना, कैसी कैसी छोटी 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 सामान्य बातों के लिए 14, 15, 16 वर्ष के बच्चे आत्महत्या करते हैं, हार जाते हैं। हमारे पूर्वज कहते थे, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, हिम्मत नहीं हारना, उससे के सामने से कठिनाइयों का सामना करना, चुनौतियों को स्वीकार करना और उसमें से रास्ता निकालना, साहस होना, हिम्मत नहीं हारना। आज तो सब हिम्मत हार जाते हैं। परीक्षा में जरा कठिन प्रश्न पत्र आया तो निराश हो जाते हैं, फेल हुए तो निराश हो जाते हैं, पैसा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, निराश हो जाते हैं। अरे कहीं से भी रास्ता निकालेंगे ऐसा नहीं रहता। ऐसा जिसके जन्म से मानसिक दृष्टि से दुर्बल हैं, ऐसे लोगों को कोई भी संत सज्जन नहीं बना सकते, कोई भी उपदेश उनको प्रेरित नहीं कर सकता और साहस निर्माण नहीं कर सकता, आत्मविश्वास निर्माण नहीं कर सकता। कोई भी शिक्षक इनको विद्वान नहीं बना सकता, क्योंकि मन ही ठीक नहीं है तो बुद्धि भी नहीं काम करती। तो सब धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। इसलिए समर्थ बालकों को जन्म दो, ये हमने गत सत्र में भी कहा था। परंपरा की रक्षा करनी है तो समर्थ बालकों को जन्म देना। तो एक तो ये व्यवधान है। दूसरा, लोगों को एक से अधिक बच्चे नहीं चाहिए। कुछ लोग तो अब बच्चे क्या करना है, हम बच्चों को जन्म ही नहीं देंगे, ऐसा करने लगे हैं। तो ये सारी बातें हैं, वो परंपरा खंडित होने की ओर हमको ले जा रही है। इसका ध्यान रखकर हमें ऐसा प्रबोधन करना चाहिए, ऐसा हमारा विचार बनाना चाहिए कि विवाह तो करना ही चाहिए, विवाह समय से ही करना चाहिए, और विवाह करने के बाद माता पिता बनना ही चाहिए, बालकों को जन्म देना ही चाहिए, और एक से अधिक बालकों को जन्म देना ही चाहिए। तो ये परंपरा बनाए रखने के लिए ये पहला आवश्यक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है साथ में रहना, साथ में जीना। साथ में रहेंगे ही नहीं तो पूर्व पीढ़ी नई पीढ़ी को कैसे देगी कुछ भी? ये तो बहुत ही समस्या है। साथ में रहना, आज इस मामले में भी बहुत कठिनाइयां हैं। बच्चे पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहते हैं, साथ में नहीं रहते, माता पिता और बच्चे साथ में नहीं रहते। अपनी नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए दूसरे गांव में रहते तो साथ में नहीं रहती, दो पीढ़ियां साथ में नहीं रहती। जो युवा पुत्र और पुत्र वधू अलग रहते हैं, दूसरे गांव में, दूसरे देश में रहते हैं, उनके बच्चे तीसरी पीढ़ी के साथ तो रहना संभव ही नहीं है। अपने माता पिता के साथ रहते होंगे लेकिन दादा दादी के साथ तो रहते नहीं है। तो फिर ये परंपरा कैसे बनेगी? इसलिए साथ में रहना, साथ में जीना, ये अत्यंत आवश्यक है परंपरा बनाए रखने के लिए। अब मैं एक बार मुंबई में ऐसी महिलाओं की बैठक थी, तो मैंने यही कहा कि आजकल क्या है ना, लोग साथ में रहते नहीं हैं, साथ में जीते भी नहीं हैं। तो एक ने बाद में पूछा कि साथ में रहना तो समझ में आया कि एक घर में साथ में रहो, साथ में जीना क्या होता है? बात ठीक है, आज साथ में जीना तो बहुत मुश्किल हो गया है। कैसे मुश्किल हो गया है? एक दूसरे का क्या चल रहा है इसकी पता ही नहीं है इसका। एक बार मैंने ऐसे ही कुटुंब प्रबोधन के इसमें उदाहरण दिया था कि एक तीसरी में पढ़ने वाली पौत्री विद्यालय से आकर भागती भागती दादी माँ के पास आती है
और दादी माँ को कहती है, अरे दादी माँ आपको पता है वर्षा कैसे होती है? तो दादी माँ को तो पता तो था, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी थी और अपने जमाने में वो भी शिक्षिका थी, इसलिए पता था। तो भी उन्होंने क्या कहा, अरे नहीं कैसे होती है बताओ। तो उसने बताया, देखो गर्मी में है ना, सभी जलाशयों के पानी का बाष्पीभवन होता है। फिर वो भाप जो है ना वो ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाकर उसको हवा है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। वो बादल होते हैं ना आकाश में, वही वही वो बाष्प है, उसके बादल बनते हैं। फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं हवा से, और फिर वो थोड़े ऊपर भी जाते हैं, यदि बीच में अवरोध आया तो ऊपर जाते, ठंडा होता है। और बाष्प जब ठंडी होती है ना तो फिर उसका पानी बन जाता है, और फिर वो वर्षा होकर नीचे गिरता है। ऐसे वर्षा होती है, पता है। आज हमको एक गीत सिखाया, देखो, नदी झरने से नदी में, नदी से सागर में, सागर से आकाश में, आकाश में बादल में, बादल से वर्षा में, वर्षा से फिर नदी में, तो सागर का पानी पुनः सागर में मिल गया। सागर से आकाश में, आकाश से बादल में, बादल से वर्षा में, वर्षा से झरने में, झरने से नदी में, नदी से सागर में, सागर का पानी सागर में। आपको पता है? तो दादी माँ ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रोज रोज तुम आकर मुझे बताना कि क्या क्या सीख कर आते हो। जाओ, तुम्हारे पिताजी भी ऑफिस से आए हैं ना, उनको भी बताओ। तो उनको भी जाकर बताती है। क्या हुआ? दादी खुश, पिता खुश, पौत्री खुश, पुत्री का 3 बार पुनरावर्तन होकर गृह कार्य भी हो गया। इसको कहते हैं साथ में जीना। मजा आता है साथ में जीना, रुचि लेना। अरे जाओ जाओ, मुझे अभी समय नहीं है, जाओ अपना काम करो। होमवर्क किया कि नहीं देखो, उसकी माँ को कहना, अरे देखो इसका होमवर्क लो, नहीं तो ये होमवर्क तो करेगी ही नहीं। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? तो ऐसे हम देखते हैं, ऐसे हम देखते हैं कि लोग साथ में नहीं जीते। साथ में जीना बहुत जरूरी है। साथ में रहना तो फिजिकली होता है, साथ में जीना मन बुद्धि हृदय से होता है। ऐसे साथ में जीना ये अत्यंत आवश्यक है, तभी तो दिया जाता है। तो फिर 2 पीढ़ियों ने साथ में रहना, साथ में जीना, साथ में अधिक समय बिताना, साथ में काम करना, ये अत्यंत आवश्यक है। हमारे हमारी वंश परंपरा कैसी थी कि व्यवसाय के लिए भी किसी को घर से बाहर नहीं जाना पड़ता था। घर से बाहर लोग जाएंगे कब? जब किसी के यहाँ विवाह समारोह या ऐसे उपनयन संस्कार या ऐसे कुछ है, तब घर के लोग बाहर जाएंगे दूसरों के घर। घर से बाहर कब जाना है? घर से बाहर जाना है तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, तो फिर 4-5 महीने बाहर रहेंगे और फिर आएंगे। किसी न किसी छोटे मोटे प्रयोजन से घर से बाहर लोग जाएंगे। बाकी रोज खाने पीने जीने सोने काम करने पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुटुंब इन सभी जीवन धारक सारी गतिविधियों का केंद्र है। सब साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं, साथ मिलकर खाना बनाते हैं, साथ मिलकर घर स्वच्छ करते हैं, साथ मिलकर घर बनाते हैं, साथ मिलकर सब कुछ करते हैं। वही कुटुंब का यूनिट है, और सारी बातें घर में ही होती है। आज इस व्यवस्था को तो हमने छिन्न भिन्न कर दिया। पढ़ने के लिए तो 15-20 वर्ष बाहर ही जाओ। अब ठीक है, हॉस्टल में नहीं जाएंगे तो भी रोज का 24 घंटे के जीवन का प्रमुख हिस्सा है वो तो विद्यालय के लिए बाहर ही जाना है। विद्यालय है, कोचिंग है, ये गतिविधि है, वो गतिविधि है, बाहर ही बाहर रहो। मुख्य इंटरेस्ट जो है वो बाहर है, कुटुंब में नहीं। व्यवसाय के लिए बाहर जाओ तो दिन का मुख्य समय जो है वो बाहर जाना, साथ में नहीं रहना। घर में क्यों आना? खाने पीने सोने के लिए, बस इतना ही रहता है।
उतना ही मतलब भी रहता है। तो भी घर में रहकर खाना बनाओ, घर साफ करो, घर व्यवस्था देखो, सबकी आवश्यकताएं पूर्ण करो, ये गृहिणी को देखना होता है। तो उसको भी आइसोलेटेड, अकेला अकेला वो चिंता करो, बाकी लोगों को कुछ रुचि नहीं, बाकी लोगों का कोई ध्यान नहीं। तो साथ में रहना नहीं होता है, साथ में जीना नहीं होता है। ये अत्यंत बड़ा अवरोध आज वंश परंपरा के सातत्य में निर्माण हुआ है, जिसको हम अर्थपूर्ण सातत्य कहेंगे। उसमें भौतिक रूप से तो रहेंगे, वो भी नहीं रहते, लेकिन फिर भी भौतिक रूप से रहेंगे, सांस्कृतिक रूप से नहीं रहते, मनोवैज्ञानिक मन से नहीं रहते, हृदय से नहीं रहते। तो ये हमको देखना चाहिए कि हम साथ में जीना कैसे शुरू करेंगे। दूसरी बात है। तीसरी बात है, अभी आप किसी को पूछो, आपकी 7 पीढ़ियों के पूर्वजों का नाम पता है? किसी को नहीं पता होगा। 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां ये तो ठीक है, बाकी 7 पीढ़ियों के नाम का पता ही नहीं है। क्यों नहीं है? संबंध ही नहीं है। वंश परंपरा का महत्व हमें समझ में नहीं आता, तो 7 पीढ़ियों के नाम पता नहीं। हमारा अधिजानन शास्त्र कहता है कि एक बालक का जन्म होता है तो उसको पिता की 14 पीढ़ियां और माता की 5 पीढ़ियों के संस्कार प्राप्त होते हैं। अब 14 पीढ़ियों का नाम ही पता नहीं हमको, तो हम जानते ही नहीं कि कैसे कैसे हमारे पूर्वज हुए, पता नहीं है। माता की बात तो और भी, ये 5 पीढ़ियां और 14 पीढ़ियों तक, 5-5 पीढ़ियों की बात ही नहीं, पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ ये। क्यों? हमारा संबंध परंपरा में नहीं बना है। क्या काम है वो याद करके, क्या करना है? ऐसा करते, महत्व नहीं समझते हैं। बच्चों को पूछो कि चाचा मामा तो कदाचित पता होगा, मौसी भी पता होगा, लेकिन इसके आगे हमारे कुटुंब का विस्तार क्या है नहीं पता। हाँ, नहीं पता। अंकल आंटी कजिन, इसमें सब कुछ जब समा गया है, तब मामा मौसी ये सब क्या होता है, बुआ फूफा ये क्या होता है, ममेरा भाई क्या होता है, चचेरा भाई क्या होता है, नहीं पता। आगे कुल, गोत्र, वर्ण, जाति, वंश नहीं पता हमको। गोत्र क्या होता है और हमारा गोत्र क्या है नहीं पता। ये मत मानिए कि ब्राह्मणों का ही गोत्र होता है, नहीं, सभी का गोत्र होता है, सभी का कुल होता है, सभी का वंश होता है। इसलिए अपना कुल, गोत्र, वंश, जाति, वर्ण कुछ मालूम ही नहीं है, तो वर्ण और जाति के अनुसार जो व्यवस्थाएं बनती है उसका भी महत्व मालूम नहीं, कुछ भी नहीं, समाज व्यवस्था सारी छिन्न भिन्न हो जाती है। तो पता होना ये आवश्यक है, और पता होने के बाद उसका गौरव होना, कुल गौरव होना। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों का ही कुल गौरव होता है, क्षत्रियों का ही कुल गौरव होता है, ऐसा नहीं है। सभी को कुल होता है, सभी को कुल गौरव होता है। मैंने पिछले सत्र में ही कहा था, हमारे समाज में असंख्य जातियां हैं, जातियों के अपनी अपनी एक आंतरिक व्यवस्था है, जाति पंचायत होती है, जाति के झगड़े जाति पंचायत में ही निपटाए जाते हैं और वो सबको मान्य होते हैं। जाति के बाहर जाना किसी को सहन नहीं होता। तो जाति की अपनी एक व्यवस्था है, जाति के पुराण हैं, जाति के पुरोहित हैं, जाति के देवता हैं, जाति का पूर्व पुरुष है। उस पुराण में सारा इतिहास लिखा है, उसका पराक्रम लिखा हुआ है, गौरव की घटनाएं लिखी हुई हैं। तो कोई भी जाति हमारे यहाँ ऐसी नीचे नहीं थी। ये ब्रिटिशों के आने के बाद ये उच्च नीच शुरू हुआ, अस्पृश्यता भी बाद में शुरू हुई। मैंने गत सत्र में बताया था, दलित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ी
अगड़ी, ये जातियां, ये शब्द ही 1930 के बाद आए हैं, अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं। उसके पहले ऐसा नहीं था। वनवासी लोगों में भी राज्य होते थे, राजा होते थे, सभी जातियों के प्रमुख पुरुष होते थे और वे ऋषि होते थे। तो ऋषियों से ही सारी जातियां बनी हैं। तो ये जो व्यवस्था है, अब आज आज कुछ भी मालूम नहीं हमको। ये जो ज्ञान भी खंडित हो गया, परंपरा भी खंडित हो गई, रीति नीति भी खंडित हो गई, सब कुछ खंडित हो गया। तो ये परंपरा टिकती है इन सब के बारे में जानने से। परंपरा टिकती है, वो कौन सी परंपरा टिकती है? धर्म, संस्कृति, कौशल, व्यवसाय, इसकी परंपरा टिकती है। कितने अच्छे अच्छे श्रेष्ठ व्यवसाय सब समाप्त हो गए। मैंने अभी इस्पात बनाने का कहा था, तो ऐसे इस्पात और उस इस्पात से बनती तलवार और उस तलवार को पानी चढ़ाने की विद्या, हम बोलते हैं ना पानीदार तलवार, तो पानी चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाने की विद्या होती है। वो विद्या उस कारीगरों में निष्णात होते हैं, उनको ही पता होता है। तो ऐसा इस्पात और ऐसा पानी चढ़ाना, विद्याएं लुप्त हो गई। तो संगीत की, वेदों की, शास्त्रों की, यज्ञों की, कारीगरियों की सारी विद्याएं नष्ट हो गई, क्योंकि परंपरा नहीं है। इसलिए परंपरा का बहुत महत्व है। तो हमारे बच्चों को हम क्या करेंगे, हमारी नई पीढ़ी को क्या करेंगे? हमारे पास जितना है उतना पूर्ण रूप से पहले तो देंगे, सिखाएंगे, करवाएंगे, साथ में करेंगे। भोजन बनाने की कुशलता बालिकाओं में, किशोरियों में, युवतियों में कहाँ से आएंगी? क्या रेसिपी की पुस्तकें पढ़कर आएंगी? क्या यूट्यूब पर देख कर चाय बनाएंगे? हाँ, अभी बनता तो है। हमारे कार्यालय में 2-3 युवतियां नई नई आई थी काम करने के लिए, 1 आध सप्ताह ही हुआ होगा। एक को बताया एक दिन, जाओ सबके लिए चाय बनाकर लाओ। तो वो चाय बनाने के लिए ऊपर तो गई, लेकिन उसने माँ को फोन किया, चाय कैसे बनाऊं? तो फिर उसने कहा कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्या ऐसे भोजन बनाना आता है? ऐसे तो नहीं आता। कैसे आता है? छोटी, देखो कैसे कैसे होता है पता है? मैंने ये प्रक्रिया बहुत इंटरेस्टिंग है। 6-8 महीने का बालक या 4-5 महीने का बालक नीचे बिस्तर पर लेटा है, वहां दूर बैठकर माँ है, वो रोटी बना रही है, भोजन बना रही है, सब्जी दाल ये सब बना रही है, और बातें करते रहते। देखो अभी तो दाल बनने को आई है, अभी मैं रोटी बना रही हूँ, ऐसी मस्त गरम गरम रोटी। अभी भैया आएगा स्कूल से, फिर पिताजी आएंगे ऑफिस से, और उनको हम बिठाएंगे। फिर हमारा हमारा छोटू कहेगा कैसी बनी है रोटी, कैसी बनी है दाल। वो बातें करती रहती है। वो सुनता है क्या? समझता है क्या? समझता है। उसको बोलना नहीं आता है, समझना तो आता है। संस्कार के रूप में समझता है। क्या समझता है? अरे वाह, भैया के लिए, पिताजी के लिए गरम गरम रोटी बनाना कितना अच्छा है, कैसे आनंददायक काम है। मानी माता कितने भाव से बना रही है। हाँ देखो, आज तो भैया को ना सरप्राइज, पिताजी को सरप्राइज, उसको ये बहुत अच्छी लगती है ना सब्जी, और आज तो ऐसा बना है, चटनी ऐसी बनी है कि देखो पिताजी तो चाट चाट कर खा जाएंगे। ये सब संस्कार होते हैं भोजन बनाने के और भोजन करवाने के। फिर वो बालक बैठने लगता है, तो माँ यदि गेहूं साफ कर रही है तो ये उड़ाता है उसको, उसको भी काम करना है, वो उड़ाता है, करता है, वो उड़ाने देते हैं घर के लोग भी। फिर वो धीरे धीरे 6-7 वर्ष की होती है, तो छोटी सी थाली में माँ उसको देती है, चलो गेहूं साफ करो, बीनो, ऐसे करो, छानो।
फिर उसको आटा मांडो, फिर छोटी सी रोटी बनाओ, और फिर वो 10 वर्ष की हुई और रोटी यदि आड़ी टेढ़ी बनी तो हाथ पर बेलन पड़ेगा। ऐसे रोटी बनती है क्या? ठीक से बनाओ, क्योंकि अब 10 वर्ष की हो गई। ऐसे थोड़े होता है। सब्जी नहीं काटना आता, काटो चलो। कपड़े नहीं धोने आते, धो चलो, मेरे साथ बैठो। ये सारी बातें संस्कार संस्कार में सीखती है। और 12-14 वर्ष की लड़की फिर घर में 3 लोग आए भोजन करने के लिए और माँ नहीं है तो उसके स्थान पर भोजन बनाती है। और 17-18 वर्ष की युवती अपने से नई रेसिपी भी बनाती है और उस घर के खाने को बनाने वाले हाथ का स्वाद भी उतरता है। आप कल्पना करो, आपको ये सही लगता है कि नहीं लगता है? देखो, घर में माँ है, पत्नी है और बहन है। तीनों को रोटी बनाना अच्छा आता है, अच्छी रोटी बनती है। खाने वाले को पता नहीं है कि किसने बनाई रोटी। थाली में जब आती है तब उसको पता जरूर चलता है कि ये बहन ने बनाई है, पत्नी ने बनाई है कि माँ ने बनाई है। रोटी तो तीनों ही अच्छी बनाती है, लेकिन उस बनाने वाले के हाथ का स्वाद ही नहीं तो वो हाथ ही उसमें उतरता है, ये खाने वाले को निश्चित रूप से पता चलता है। शर्त ये है कि खाने वाले को खाने की सूझ होनी चाहिए। नहीं तो हमारे गुजराती में कहावत है, खादा नहीं है खबर पड़ती नहीं, क्या खा रहे हैं कुछ भी पता नहीं है। ऐसे नहीं, खाने वाले लोग भी बनाओ। खाने वाले लड़के, पुरुष, पति, पिता, भाई, इनको भी तैयार करो। खाना भी तो पता होना चाहिए। खाने का, भोजन बनाने का शास्त्र भी खाने वाले को पता होना चाहिए। हाँ, उसको रोटी बनाना नहीं आता है, लेकिन अच्छे समझदार लोगों को तो भोजन बनाना आता भी है। भोजन बनाना आता है इसलिए भोजन बनाना ही है ऐसा नहीं है, लेकिन आता है भोजन बनाना। तो ये जो बातें हैं वो घर में इससे परंपरा होती है। माँ से ये सब बेटी ग्रहण करती है और फिर अपने घर जाकर अपनी बेटी को भी देती है। ये परंपरा है। धंधा करना, व्यवसाय करना पिता से पुत्र ऐसे ही बचपन से सीखता जाता है और फिर पिता से आगे बढ़ जाता है। ऐसे परंपरा से पूर्व पीढ़ी से नई पीढ़ी सवाई होती जाती है। जब सवाई होती जाती है तो कोई भी ज्ञान, कौशल, संपत्ति बढ़ती जाती है, वृद्धिंगत होती जाती है, और यदि लिया नहीं तो वह कम होती जाती है और लुप्त होती जाती है। इसलिए परंपरा बहुत आवश्यक है। परंपरा का एक बार मैंने वर्णन किया था कि पूर्व पीढ़ी से नई पीढ़ी को पूर्ण रूप से लेना। जितना माता पिता को आता है उतना सारा का सारा सही पद्धति से पुत्र पुत्री को आना। माता पिता ने भी कुछ भी हाथ में बचाए नहीं रखना, पूर्ण रूप से इनको देना। पिता बेटी और बेटे ने, पुत्र और पुत्री ने भी पूर्ण रूप से ग्रहण करना। उसके बाद देश काल परिस्थिति और अपनी कुशलता और बुद्धि से उसमें परिवर्तन करना, आवश्यक परिवर्तन करना, अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ना, उसको परिष्कृत करना, समृद्ध बनाना, नया बनाना, और फिर अपनी नई पीढ़ी को देना। इसी प्रकार से ये परंपरा से ज्ञान, कौशल, संपत्ति आदि सब आगे बढ़ता जाता है। वंश परंपरा इसी के लिए चाहिए। जब ये पीढ़ियों में रहता है तो माँ की कोख से वो सीख कर आता है, ऐसा तो कहते ही हैं हम। हमारे यहाँ घनानंद जी शर्मा है, वो कहते हैं कि मेरे कुल में 200 वर्षों से ज्योतिष की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। मैं ज्योतिष विद्या सीखने के लिए कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गया हूँ, परंतु पिता पुत्र परंपरा से मेरे तक
ये विद्या पहुंची है। गान परंपरा ऐसे ही पहुंचती है, वैद्य की परंपरा ऐसे ही पहुंचती है। हमारे दिव्यांशु भाई दवे हैं, वे कहते हैं वो आयुर्वेद सीखने के लिए कहीं नहीं गए हैं, परंतु पिता पुत्र परंपरा से उनके तक आयुर्वेद पहुंचा है। वो अंदर से उनको आता है, बाहर से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये वंश परंपरा से ज्ञान का सातत्य है, कला का साथ हाथ में रहती है, जन्मतः वो व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई रहती है। इसको आजकल की भाषा में डीएनए कहते हैं। डीएनए में ये सारे मूल्य, ये सारे संस्कार, ये सारी विद्या, ये सारी कुशलता, ये सारा ज्ञान, ये सब रहता है। ये इतना वंश परंपरा का महत्व है। जो हर पीढ़ी में व्यवसाय बदलते जाओ, हर पीढ़ी में नौकरी बदलते जाओ, हर पीढ़ी में शिक्षा क्रम बदलते जाओ, तो किसी का भी सातत्य नहीं रहता, किसी भी कला में वृद्धि नहीं होती। इसलिए वंश परंपरा बनाए रखो। और इसलिए वैद्य का पुत्र वैद्य, सुतार का पुत्र सुतार, और पुरोहित का पुत्र पुरोहित होने में इन सब की रक्षा है। आज कैसे उल्टा आर्ग्यूमेंट किया जाता है, अरे वाह अपनी स्वतंत्र रुचि है कि नहीं, मैं तो बाप का धंधा नहीं करूंगा, बाप की विद्या नहीं सीखूंगा। तो ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है कि हमने सब नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया? ऐसी कौन सी स्वतंत्रता है, ऐसी कौन सी रुचि है? वृद्धिंगत उत्थान करो, नया नया इनोवेशंस करो, आगे बढ़ो, विद्या को भी आगे बढ़ाओ, ये उसका सातत्य रहता है। और उसमें से कुल रीति, अब जैसे मैं वैष्णव हूँ उदाहरण के लिए, तो मुझे विष्णु के बारे में सब पता होना चाहिए, वैष्णव संप्रदाय के बारे में पता होना चाहिए, और विष्णु के दशावतार मुझे मालूम होने चाहिए। विष्णु की पूजा कैसे की जाती है वो मुझे पता होना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम मुझे आना चाहिए। एकादशी का उपवास करने का महात्म्य मुझे पता होना चाहिए। मैं आईटी इंजीनियर हुआ तो क्या हो गया? क्या वैष्णव नहीं रहा? क्या पूजा करना नहीं आएगा? क्या अनुष्ठान करना नहीं आएगा? मैं शैव हूं तो क्या मुझे रुद्र पाठ करना नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हमारी आधुनिक शिक्षा के साथ ये कुल रीति है, कुल परंपरा है, कुल देवता है, कुल के आचार है, वो सब यदि नहीं रहा तो फिर कुल कैसे रहेगा? कुल का तो अत्यंत महत्व है। कुल रीति के माध्यम से, कुल संप्रदाय के माध्यम से, कुल देवता के माध्यम से, कुल के व्रतों के माध्यम से, कुल के आचारों के माध्यम से ये संस्कृति और धर्म की परंपरा आगे बढ़ती है। हमारे घर में कभी भी किसी को घर आए को बिना खाए जाने नहीं दिया जाता। हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा हमारे बच्चे भी कहते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाते, कभी नहीं जाते। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए अरु वचन न जाई, ये कुल रीति है। तो हमारे कुलों की रीति पिताजी पुत्र को देते हैं क्या, समझाते हैं क्या, पालन करवाते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, हम याज्ञनिक ब्राह्मण हैं, हमको यज्ञ की विधि, यज्ञ की वेदी, यज्ञ कुंड और यज्ञ के मंत्र और पद्धति आनी ही चाहिए। ऐसे कैसे नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? हम याज्ञनिक हैं तो याज्ञनिक का अर्थ क्या होता है? हम पुरोहित हैं तो पुरोहित का अर्थ क्या होता है? पुरोहित सारे गांव को धर्म की राह पर चलाने वाला शासक है, धर्म के क्षेत्र में शासक हैं। हम पुरोहित हैं, हम आचार्य हैं। मैंने गत सप्ताह में, गत सत्र में ही एक मजेदार बात बताई थी। मजेदार क्या, शर्मनाक बात बताई थी ना, कि आजकल जर्मनी में संस्कृत का बहुत अध्ययन होता है, ऐसा हम भी कहते हैं। तो जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी ने अपने दीक्षांत समारोह के लिए भारत से
एक चतुर्वेदी प्राध्यापक, वो भी यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक ही थे, संस्कृत के ही थे, चतुर्वेदी थे, उनको बुलाया। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर सारे छात्र और आचार्य बिल्कुल पंडितों के वेश में वेद मंत्रों का, चारों वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वागत के लिए तैयार तैयार थे। और ये विमान से उतरे तो सूट बूट में उतरे और अंग्रेजी में बोलने लगे और हस्तधूनन करने लगे। ये इतने चाट पड़ गए, चतुर्वेदी माने चारों वेदों के ज्ञाता, और ये अंग्रेजी बोल रहे हैं, उनको चारों वेदों का कुछ आता पता ही नहीं है, गौरव ही नहीं है। उन्होंने, जर्मन यूनिवर्सिटी के लोगों ने उनको वापस भेज दिया, नहीं चाहिए हमको दीक्षांत प्रवचन के लिए, आप नहीं चाहिए। ऐसा करके क्या हुआ, हम अपने कुल का गौरव भूल गए, कुल रीति भूल गए। नहीं नहीं, हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं ना, वो हमारी साख है, ऐसे वैसे होंगे ही नहीं, उसमें मिलावट होगी ही नहीं, ऐसा गौरव। तो ऐसी जो परंपरा है वो वंश परंपरा से, ये रक्त की परंपरा है, रक्त के संस्कार हैं, ऐसे पीढ़ियों के संस्कारों से ये धर्म संस्कृति सब आगे बढ़ता है। उसकी रक्षा होती है, उसकी परिष्कृति होती है, वह समृद्ध होती है और आगे बढ़ती है, चिरंजीव बनती है। ऐसी बात सीखने में कोई बहुत प्रयास नहीं करने पड़ते, आप अपने आप आता है। कृषक किसान के बेटे को खेती ये कोई यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़नी पड़ती है क्या? बुनकर के बेटे को वस्त्र बुनना ये क्या यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना पड़ता है क्या? वेद वेद मंत्रों का पाठ बालक को माँ के पेट से आता है, उसको क्या संस्कृत यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है क्या? नहीं, शिक्षा का इस प्रकार का ताम झाम जरूरी ही नहीं है, यदि कुटुंब हमारा व्यवस्थित है तो हमारे पितामही विद्यापीठ का प्रयास है कि धर्म, संस्कृति, कला, कौशल, रीति, आचार आदि की रक्षा करने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए हम वंश परंपरा बनाए रखने का ध्यान हर कुटुंब में रखें। बात ठीक है, क्या व्यवधान बहुत है, व्यवधान है तो उनको दूर करेंगे। व्यवधान है, आज कोई नहीं मानता, ऐसे रोने चिल्लाने से तो कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा, इस स्थिति में परिवर्तन आता जाएगा और फिर से हमारी हजारों वर्षों की जो परंपरा है उसको हम पुनः स्थापित करेंगे। पितामही विद्यापीठ में हमको यह करना है। मैं यहीं पर रुकती हूँ। आगे हमारा एक जो कुटुंब में होने वाला तीसरा काम है, हर व्यक्ति का जीवन विकास, उसकी चर्चा करेंगे और शेष फिर 2 सत्र रहेंगे, उसका तो समीर भाई ने पहले ही वर्णन किया है। कुल परंपरा और कुल वृत्ति, इसके बारे में बहुत अच्छा व्याख्या हुआ आज। परंतु आजकल एक बहुत प्रचलित शब्द है नेपोटिज्म, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? नेपोटिज्म किस रूप में होता है बताओ, फिर मैं बताती हूँ। एक तो वो प्रचलित हुआ फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, परंतु इट इज पेनिट्रेटिंग इन सो मेनी अदर फील्ड्स, जैसे डॉक्टर्स के फील्ड में, जैसे मेरे अनुभव में आया, डॉक्टरी की फील्ड में भी मैं ये नेपोटिज्म वर्ड आजकल यूज कर रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड। एंड कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में भी करते क्या, वो करते क्या व्यापार करते हैं। और एक तो है डॉक्टरी कर रहे थे, उनके घर में सुना, और प्रचलित रूप से तो फिल्म इंडस्ट्री से, मीडिया में सुनते हैं इसके बारे में। तो व्हाट इज दिस आइडिया और वेयर इट इज कमिंग? They are telling they are endowed generation.
वो उनको मिल गया तो यहाँ पे आके आधिपत्य कर रहे हैं। हाँ, दैट इज तो हाउ ये दे तो ठीक डिस्क्राइब। है। मेरा मेरा स्वतंत्र व्यक्तित्व है, मेरा जीवन रहा है, मैं क्यों पिता का व्यवसाय करूं, मैं क्यों पिता से विद्या प्राप्त करूं, मैं तो स्वतंत्र जीवन जीऊंगा, ऐसा मानस बनता है। पिता भी कहते हैं क्यों हमने बच्चों की स्वतंत्रता के आड़े आना, उनका विकास उनको ही करने दो, ऐसा कहते हैं। तो ये तो ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा पाश्चात्य जीवन विचार जो व्यक्ति केंद्रीय है उसका परिणाम है। अब हमने हमने किसी को भी वंश परंपरा, कुटुंब व्यवस्था, भारतीय समाज व्यवस्था सिखाया ही नहीं है, किसी को बताया ही नहीं है। तो वे तो लोग ऐसे ही बहते जाएंगे ना, जो चारों तरफ सुनते हैं, देखते हैं, विदेशों में जाकर आते हैं, अरे मेरे बच्चे तो पढ़ने के लिए यूएस गए हैं, ऐसा जो गर्व से कहते हैं। तो क्या करेंगे, उनके बच्चों का दोष नहीं है, बड़े भी ऐसा ही कहते हैं, छोटे भी ऐसा ही कहते हैं। तो पूरे समाज प्रबोधन का यह विषय है और धैर्य पूर्वक करना पड़ेगा। ये आज हमने कहा और सबने माना, ऐसा नहीं होता है ना। सही है। तो हाँ, करने से होगा, हम करते ही नहीं है। और फिर आजकल ऐसा ही होता है कि सिखाना नहीं, और ये बच्चे जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनको तो चाय बनाना नहीं आता है, उनको कपड़े ढंग से पहनना आता है, अपनी चीज वस्तुएं ठीक से रखना नहीं आता है, हमारा धंधा तो छोड़ ही देते हैं, कुछ भी करना ऐसे चिल्लाते रहते हैं। अरे सिखाया कहाँ बचपन से हमने उनको, हमने ही तो कोचिंग में भेजा है, हमने ही तो ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी, वैकेशन में भी बेचारे को खाली नहीं रहने देते हैं। तो फिर क्या होगा, अपने से दूर रखने का तो सारा प्रावधान हमने कर दिया है। तो क्यों दूर रखते हो, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, पार्टी में जाना है, इसलिए ना, और क्या है। तो हम अलग रहने लगे हैं, हमको एक दूसरे को हम टॉलरेट ही नहीं करते हैं। स्वभाव में भी वक्ता कहते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विथ मी। अरे क्या है बेयरिंग विथ मी। सही कहा, बहुत आनंद है जी। हाँ, ऐसा है जी बताइए। जी भोसले जी। हाँ जी। हाँ हाँ, प्रणाम ताई। हाँ जी। अभी जो सुना वो संस्कार की बातें थी और कुल परंपरा की बातें तैयार होती है। समस्या ये होती है कि 15 से 20 आयु के युवा बच्चों को जब हम समझाने जाते हैं कि आप अपनी कुल परंपरा को जारी रखें, व्यवसाय वैसे ही तय करें, लेकिन घर में ही ऐसे बातें होती है कि सीखो और बड़ी नौकरी पकड़ो। अभी हम उनके घर जाकर या किसी के पास जाकर कहते हैं कि ये आपके आगे जाकर गलत हो सकता है, तो आप पीछे मुड़िए और विचार कीजिए और फिर इससे जुड़े जो अपने घर से जुड़े हैं उस व्यवसाय पर ध्यान दीजिए। मैं तो हमेशा यही प्रयत्न करता हूँ, लेकिन ध्यान में आता है कि ना घर वालों का उसके पीछे कोई विचार होता है, ना युवा लोगों को अपनी बातें समझ में आती है। तो इसके लिए क्या क्या प्रयास करे समझ में नहीं आता। जी ताई। हाँ, वो प्रश्न है ना, मैंने ये सारा उत्तर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी 15 वर्ष का हो गया तो उसको तो स्वभाव से ही किसी की बात नहीं मानना, अपना निर्णय स्वयं करना, ये तो उसका स्वभाव हो जाता है। परंतु बाल अवस्था में आज्ञा पालन, अनुशासन, स्वाध्याय, सत्संग, उपदेश ग्रहण करना, बड़ों की बात मानना, ये सब यदि नहीं सिखाया है और माता पिता का और बच्चों का इस प्रकार से आंतरिक संबंध नहीं बना है, श्रद्धा और विश्वास का, तो अचानक 15 वर्ष के तरुण हमारी बात नहीं सुनते बचपन से। इसीलिए
प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत, ये तो है मित्र की तरह आप बात कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं वो आपकी बात मानेगा, परंतु लालयेत पंचवर्षाणि और 10 वर्षाणि ताडयेत यदि नहीं हुआ तो ये षोडशे वर्षे भी नहीं होता, वो जीवन सातत्य में चलता है। तो चिंता तो ये सबसे क्रूशियल है ना, 10 वर्षाणि ताडयेत, ये आज एक भी घर में दिखाई नहीं देता है। उस समय करने के लिए माता पिता के पास बहुत है, परंतु वो उपेक्षित रह जाता है। जी ताई। हाँ सौदेकर जी। प्रणाम ताई। नमस्कार। ताई, ये वंश परंपरा कुल परंपरा की बात हमने अभी कही है, तो अभी हमारी पीढ़ी तो ऐसा है कि वंश परंपरा और कुल परंपरा में आता क्या क्या है यही नहीं जानती है। तो वंश परंपरा और कुल परंपरा में क्या क्या चीजें जानी जानी चाहिए, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होगी भी अलग अलग कुल और वंश की, मगर क्या क्या हेडिंग्स क्या क्या है उसके, उसकी कहीं से जानकारी मिलेगी तो एक अच्छा होगा। हाँ, मैंने कहा ना, कुल, जाति, वर्ण, गोत्र, व्यवसाय, संप्रदाय, अनुष्ठान, कुलाचार, कुल रीति, कुल दैवत, इतनी सारी बातें तो हैं जानने के लिए। ठीक है ना सौदेगर जी? हमारे पूर्वजों के नाम ही जानने का प्रयास करो तो भी कैसा कठिन जाएगा, देखो। जी, वही मैं जानना चाहता था कि हाँ तो ये ठीक है ना, ठीक है, नहीं मालूम है, कहीं से भी नहीं मालूम होता है, कहाँ से जानते हैं आप? तीसरी पीढ़ी का जानते हैं, चौथी पीढ़ी का जानते हैं, ठीक है, आपके पुत्र को और आपके पौत्रों को तो 5 पीढ़ी के नाम पता होंगे ना, फिर हमको 3 पीढ़ी के पता है, तो हमारे पौत्र को कम से कम 5 पीढ़ी के पता होंगे, अगर हम करवाएंगे तो उनके पुत्रों को 6 पीढ़ियों के पता होंगे। जी, मेरी जिज्ञासा थी कि समग्रता से कुल परंपरा और वंश परंपरा में क्या क्या चीजें हमें मालूम होना चाहिए, तब हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। मैंने 10 चीजें बताई। आपका गोत्र कौन सा है, आपका आपका व्यवसाय कौन सा है, परंपरागत व्यवसाय कौन सा है, आपके पूर्वजों के पराक्रम क्या क्या है, आपके कुल देवता कौन है, कुल देवता की पूजा करने की विधि क्या है, उसकी स्तुति के उसके प्रार्थना के स्तोत्र कौन से हैं, आपके यहाँ कैसे कैसे कुलाचार हैं, देखो आपका व्यवसाय कौन सा है। सामान्य रूप से धर्म अर्थ काम तीनों बातें साथ में ही रहती हैं। बातें तो बहुत छोटी हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ में हमको वर्तमान स्थिति जो है उसके साथ समायोजन तो करते जाना होगा, क्योंकि सबको स्वतंत्र व्यवसाय चाहिए। अब नौकरी करने वाले परंपरा कैसे बनाएंगे, ये तो बात है ना, क्योंकि पिता अपनी नौकरी तो पुत्रों को नहीं विरासत में दे सकता। तो जो नहीं हो सकता है उसका विषाद छोड़कर जो हो सकता है वहीं से प्रारंभ करो। मतलब अधिक से अधिकम फलम के मार्ग से जाना। हाँ, अधिक से अधिकम फलम के मार्ग से जाना, जितना हो सकता है करना और आगे बढ़ते जाना। हाँ, जो संभव है वही कर सकते हैं ना, असंभव बातों के पीछे जाएंगे तो संभव भी नहीं होगा, नहीं कर सकेंगे, असंभव की तो बात ही नहीं है। अभी समय हुआ है 3 मिनट ज्यादा हुए हैं, तो ममता जी का एक प्रश्न है, वो सुन लेंगे क्या या व्हाट्सएप पर भेज देंगे? हाँ, सुन लेंगे। हाँ ममता जी बताओ। जी ताई प्रणाम। जैसे अभी एक दूसरे के साथ समय बिताने और आत्मीयता बनाने की बात आई, परिवार में साथ में जीना,
आज जो मानसिकता है कि घर में बैठकर तो समय नष्ट हो रहा है, बच्चों को भी स्कूल से बाद में स्विमिंग ले जाना है, डांस ले जाना है, तो सभी को सब कुछ आना चाहिए, ये इसको समग्र विकास कहा तो कैसे? तो ये पढ़ो लिखो की तो बीमारी है बहुत ही, कि समझते माने मैं ये कह रही हूँ कि समाज हितैषी लोग जो है ना, अभी के माता पिता और बच्चों की उन्होंने निर्माण की हुई समस्या नहीं है। समाज के बारे में, कुटुंब के बारे में कभी हम कहीं पर भी सिखाते नहीं है, सुनाते नहीं है, बातें नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है ना। तो अभी ये दोष किसका है? जो समाज में अग्रणी लोग हैं, समाज हितैषी लोग हैं, जो समाज शास्त्र जानते हैं, जो समाज का भला हो इसकी चिंता करते हैं, उनके अध्ययन के ये विषय है पहले तो। और उन्होंने फिर योजना बनानी चाहिए कि हम सबको ये विषय कैसे समझाएं। तो एक तरफ तो हमारे पाठ्यक्रम, समाज शास्त्र विषय पाठ्यक्रम आमूल बदलने चाहिए। उसके बाद हमारा समाज प्रबोधन का कार्यक्रम चलना चाहिए और फिर कुटुंब प्रबोधन का भी चलना चाहिए। मैंने कुछ व्यवस्थित पद्धति से किया तो इसका परिणाम तो आता है। नहीं तो युवा पीढ़ी आज उनको बोलो कि समय से विवाह करो और एक बच्चा नहीं 3 बच्चे चाहिए तो बिल्कुल नहीं मानेगी, किसी के भी मन नहीं मानेगी। जी भाई, क्योंकि उसको परिस्थिति ने मजबूर किया है और अर्थशास्त्रों ने सिखाया है। मुझे एक बार एक ट्रेन में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर मिली, वो कहती देखो मैं समझाती हूँ क्यों कम बच्चे चाहिए। मेरे पास एक अमरूद है, अगर मेरा एक ही बच्चा है तो उसके पूरा का पूरा एक अमरूद मिलेगा, 2 होंगे तो आधा आधा मिलेगा और 4 होंगे तो 1/4 ही मिलेगा। देखो एक ही होना अच्छा है कि नहीं? वी कैन गिव बेस्ट एंड फुल टू द ओनली चाइल्ड। अब ऐसा सिखाने वाला अर्थशास्त्र ये नहीं कह सिखाता कि अरे इसको भाई क्या है, बहन क्या है और बांट कर खाने का मजा क्या है, ये तो अनुभव में आएगा ही नहीं। ये नहीं सिखाता ना तो कुटुंब शास्त्र सिखाता है, ना समाज शास्त्र सिखाता है, अर्थशास्त्र इसको ऐसा सिखाता है। और परिस्थिति मजबूर करती है। बेस्ट एजुकेशन वो तो लाख रुपया फीस वाली स्कूल में ही मिलता है। तो इनको एक बच्चा होगा तो मुश्किल से लाख रुपया कमाएंगे, इसके लिए खर्च करेंगे, 2 होंगे तो कैसे करेंगे? तो कोई उनको नहीं कहता कि अरे लाख रुपये का और शिक्षा का कोई संबंध नहीं है, लाख रुपये का और संस्कार का कोई संबंध नहीं है, और कोई लाख रुपया फीस लेने वाले विद्यालयों का बहिष्कार नहीं करता है। तो फिर विवश हो जाते हैं, कैसे करेंगे? आपको तो कहना है खाली 3 बच्चे होने चाहिए, हम 3 लाख कहाँ से लाएंगे? बच्चे भी सभी को ऑलराउंडर चाहिए। हम हो ना हो लेकिन बच्चे सबको ऑलराउंडर चाहिए। वो राउंड राउंड बनकर ओबेसिटी के शिकार बनते हैं, और तो कोई ऑलराउंड नहीं होता। जी भाई, ठीक है, समय हुआ है, अभी बैठक